तो दोस्तों मेरे ख्याल से हम लोग क्योंकि ज़्यादातर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना चाहेंगे। जी सर। काफ़ी आपके यहाँ लोग साउथ से भी आते हैं, मुझे ऐसा पता है। तो लेकिन वो लोग भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई है यहाँ साउथ के लोग। एनी स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ? फ्रॉम वेयर? हैदराबाद। Hyderabad. And you? केरला। And you? हैदराबाद। Good. And somebody else also from South? No. There are 3 students at least from Hyderabad and Kerala, which is a very good thing. Yes, if you have any problems, friends, please stop me and ask me. The friends from Hyderabad and Kerala. Hyderabad friends will not have that much of problem because at least in Telangana should not have problem. I don't know about the Simandra people. From the 2nd of June that will come into existence. So today we can all talk in the language of Hyderabad. And तो मैं chiefly हिंदी में बात करता हूँ, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो, कोई just stop me and ask me. I can talk to you in English as well if you want. In Punjabi or Bengali or Kannada, these are the languages which I speak. So if you want, I can speak in Kannada also, if it's okay with everybody. But because it's not okay with everybody, so I'll chiefly keep myself to Hindustani. वैसे भी हमारे जो साउथ के दोस्त हैं, वो भी अक्सर हिंदी में फिल्म बनाते रहे हैं। बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, S.S. Vasan from Chennai, long time back. Ram Gopal Verma from Hyderabad. Mani Ratnam from Chennai. In the same way, there are a lot of people from all the 4 or 5 major states from the South India who have worked in Hindi. और वो हिंदी में इसलिए नहीं काम करते हैं कि उनको हिंदी भाषा से प्रेम है। वो तो पता नहीं हिंदी वालों को अपनी भाषा से प्रेम है कि नहीं, क्योंकि अक्सर वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में ही भेजते हैं और हिंदी फिल्मों में काम करके इंटरव्यू सारे हिंदी में इंग्लिश में देते हैं। हमारे जो हिंदी के स्टार्स हैं और जो हिंदी के काम करने वाले हैं इंडस्ट्री में, लेकिन इसलिए ज़रूर कि हिंदी भाषियों की जनसंख्या बहुत बड़ी है। Huge number of people in this country who speak Hindi. So making a film in Hindi makes your business market big. So that's why people like Vasan Saab or people like Mani Ratnam or people like others, they have chosen to make films in Hindi because Hindi has a bigger market. That's it. Not that Hindi is a superior language. No. Tamil is a much older language. It's a classic language. Hindi is not. Bengali is a much beautiful language, a long tradition of novel writings and poetry and other things much before they came into Hindi. But incidentally, because Hindi को ज़्यादा लोग बोलते थे हमारे देश में, इसलिए हिंदी के सिनेमा को बड़ा माना जाता है और बड़ा बन गया है, मार्केट में बन गया बड़ा। तो हम लोग इसीलिए आज हिंदी में ही बात करेंगे, लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हैं मुझसे रोक के। मैं जैसा कि नरेश जी ने जिक्र किया आपसे कि मैं थिएटर से हूँ, तो मैं थिएटर के लिए नाटक लिखता हूँ, मैं थिएटर के लिए डायरेक्ट करता हूँ। तो मेरी मूल शिक्षा, मूल ट्रेनिंग मेरी उसकी है, थिएटर की है। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जर्मनी में जर्मन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और मैंने कई देशों में नाटक डायरेक्ट किए हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। और फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं लिखता हूँ एसेंशियली, और एक्टिंग भी कभी कभार करता हूँ। आई एम नॉट प्रिंसिपली एन एक्टर, आई कॉल माई सेल्फ एन एक्सीडेंटल एक्टर, क्योंकि कभी कभार मैं कर लेता हूँ, दोस्तों की फिल्मों में कर लेता हूँ। आपने मुझे देखा होगा 3 Idiots में, देखा होगा आक्रोश में, देखा होगा यहाँ वहाँ देखा होगा आपने मुझे, लेकिन वो बेसिकली मेरे जानने वालों की और मित्रों की फिल्में होती हैं जो मुझे ज़बरदस्ती मुझसे काम करवा लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। आई एन्जॉय इट, बट दैट्स वो मेरा मुख्य काम नहीं है, वो मेरा धंधा नहीं है। काम मेरा लिखने का है और थिएटर के लिए डायरेक्ट करने का है और थिएटर के लिए लिखने का है और फिल्मों के लिए लिखने का है। लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस मुझे है इस तरह का, तो आप मुझसे किसी भी विषय में सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन के स्टूडेंट्स कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 और स्क्रीन प्ले के स्टूडेंट्स कितने हैं? कोई भी नहीं। लेकिन डायरेक्शन वालों को तो स्क्रीन प्ले से बिल्कुल वास्ता होता ही है और उनको उसके बारे में जानना ही चाहिए। बाकी सब अलग अलग डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं। तो बाकी मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि आप लोग दूसरे डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं, कोई एडिटिंग में होगा, कोई सिनेमेटोग्राफी में होगा, कोई एडवर्टाइजिंग का होगा, कोई अभिनय का होगा, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा अता पता अगर आपको स्क्रिप्ट का और स्क्रिप्टिंग का, स्क्रिप्ट का तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट को समझे हुए आप सिनेमेटोग्राफी कैसे करेंगे? नहीं, डायरेक्टर बता देगा, वो तो बता देगा, लेकिन आपको खुद भी तो पढ़ना चाहिए कि जिस पे डायरेक्टर भी अपने आप को बेस कर रहा है। बिना स्क्रिप्ट को पढ़े हुए आप एक्टिंग कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते हैं आप एक्टिंग, न थिएटर में न फिल्म में। नहीं, डायरेक्टर बता देगा, डायरेक्टर तो बताएगा ही, लेकिन सवाल यह है कि थोड़ा सा अगर आपको खुद भी अकल है, खुद भी ज्ञान है, तो बहुत आसानी हो जाती है उससे। तो ये तो मूल ज्ञान सबको होना ही चाहिए। उससे आपका मजा भी बढ़ेगा काम करने का, उससे आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, उससे आपका, जैसे खाना तो हम सब लोग खाते ही हैं, इसमें क्या खास बात है? जी खाना मैं खाता हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, बहुत बिल्कुल बनाना नहीं आता, आपका मम्मी को बनाना आता है, बहुत अच्छी बात है, या आप खरीद के मंगा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप खा लेते हैं, रोज पेट भी भर लेते हैं, स्वस्थ भी हो गए हैं, 25 साल के भी हो गए हैं, और क्या चाहिए? इतने दिनों से बिना खाना पकाए हुए बनाए हुए काम चल गया। लेकिन अगर आपको खाने के बारे में, अगर आपको फूड के बारे में, क्यूसीन के बारे में, कलनरी डिलाइट्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होगा, अगर आपको इतना ज्ञान होगा कि भाई खीर हिंदुस्तान में 17 तरह की बनाई जाती है, लेकिन उन राइस पुडिंग्स में, जो अफ्रीका में राइस पुडिंग जो बनती है, और जो लैटिन अमेरिका में राइस पुडिंग बनती है, और जो भारत में खीर बनती है, और भारत में जो पायसम बनता है, उसमें क्या फर्क है? थोड़ा सा अगर उसका आपको संज्ञान होगा, थोड़ा सा अगर आपको उसको पता होगा हाउ इट इज मेड, देन दैट ऑलवेज increases your awareness of it and your taste of it. In the same way, no matter what you are doing, whether you are a cameraman, whether you are a sound recordist, whether you are an editor, whether you are an actor, whether you are a director, whatever, your awareness about the script and scripting, not only about the end product, but also the processes which have gone into it, it's going to make you a better kind of a man to handle that thing called the script. तो हम लोग स्क्रिप्टों पे भी बात करेंगे, हम लोग और भी चीज़ों पे बात करेंगे आपके साथ, और अगर आपके कोई सवालात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर जवाब देने की कोशिश करूँगा आपको। जैसा कि नरेश जी ने कहा, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, हमारे पास आज का एक सेशन है 2 घंटे 2.5 घंटे का, कल का एक सेशन है सुबह का, एक परसों का सुबह का सेशन है। हम लोग इसमें बात करने की कोशिश करेंगे, इसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन करते हैं कोशिश करते हैं। सर, फिल्मों में स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले एक ही चीज़ होता है या अलग अलग होता है? वेरी गुड, और बताइए। कहानी और कॉन्सेप्ट से स्क्रिप्ट के जो पूरा प्रोसेस, उसका जो बाइफर्केशन, जो ब्रेकअप, वो मैं जानना चाहता हूँ। किस तरीके से अपनी कहानी को मैं फाइनल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वेरी गुड। सर जैसे गाने लिखते हैं, तो जैसे हम कहानी लिखते हैं, जैसे हम कहानी लिखते हैं तो हर बंदा लिख लेता है, तो कोई अलग तरीका होता है गाने लिखने के लिए? वेरी गुड, और बताइए। और सर, स्क्रिप्ट लिखने से पहले आपके दिमाग में ऑलरेडी कितना कुछ होना चाहिए? क्योंकि डायरेक्टली हम स्क्रिप्ट तो लिख नहीं सकते हैं, बैठ गए और डायरेक्टली स्क्रिप्टिंग करना शुरू किया, तो क्या क्या आइडिया आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए? पहले ऑलरेडी विजन होना चाहिए, हमको ये इंग्रेडिएंट ऐड करना है, ये सब। वेरी गुड, और बताइए। सर, ये अभी आपने स्क्रिप्ट और स्क्रिप्टिंग कहा, तो इसमें डिफरेंस है क्या? हाँ बेटा, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्टिंग में डिफरेंस है। स्क्रिप्ट तो एक प्रोडक्ट हो गया अंतिम, और स्क्रिप्टिंग वो प्रोसेस हो गया जिससे वो प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ही ING लगा करके हम अंग्रेजी में कोई चीज़ करते हैं ना, तो वर्ब में और नाउन में जो फर्क होता है, स्क्रिप्ट इज ए नाउन
फॉर अ प्रोडक्ट, समझ रहे हैं, जिसको संज्ञा कहते हैं हिंदी में, और क्रियापद है स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्ट लिखना, वो तो क्रियापद हो गया ना, वो तो वर्ब हो गया, किसी चीज को बनाने का हो गया ना, चक्कर है ना। अंग्रेजी में तो हमेशा किया जाता है, इंग लगा के उसको आप एक उसको क्रियापद बना देते हैं, उसको वर्ब बना करके उस पूरी पूरी क्रिया को आप कर देते हैं। वैसे ही स्क्रिप्ट और स्क्रिप्टिंग है ना। अब आप कहेंगे नहीं सर पेंटिंग का मतलब क्या किया, क्रियापद होता नहीं, वो पेंटिंग जो है वो बनी बनाई पेंटिंग को है, वो वहाँ पे नहीं है, उसमें इंग लगाने से वो इट्स नॉट द प्रोसेस, लेकिन दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन स्कल्पचर और स्कल्पटिंग, पेंटर का भाई जो होता है स्कल्पचर जिसे कहते हैं मूर्ति, और मूर्ति बनाने को क्या कहते हैं, स्कल्पटिंग, मूर्ति को क्या कहते हैं, स्कल्पचर। तो ये इंक लगाने से तो अंग्रेजी में क्रियापद बन जाता है, वैसे स्क्रिप्ट तो मूर्ति की तरह है, और स्क्रिप्टिंग जो है वो उसका प्रोसेस है। तो ये जितने सवाल यहाँ पे आए जैसे शुभ नाम अमित खरबंदा। तो अमित खरबंदा जी, आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी है बॉम्बे में, मेरी आपसे मुलाकात हो चुकी है, वही मैं देख रहा हूँ। काफी तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बीच में बाहर चला गया था, अभी इंडिया आया। मैं इसीलिए इतनी देर से सोच रहा हूँ कि ये तो मैं इतना जाना पहचाना चेहरा है ये, और और फिर मैं इकट्ठे रहते फिर ये तो वो हो नहीं सकता चेहरा। मैं ये भी अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो वो चेहरा नहीं हो सकता, इसको मैं पहचानता हूँ, इसलिए मैं क्यों पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अमित जी आपसे तो मैं कितनी बार मिला हूँ मुंबई में, कईयों बार मिला हूँ, मेरे पुराने जानने वाले, कम से कम 10-15 साल 20 साल। तो आपको यहाँ देखे तो मैं खुद स्वयं आश्चर्य में था, मुझे लगा था नहीं ये कोई जुड़वा भाई या रिश्तेदार है खरबंदा साहब। तो अमित जी ने जो बात पूछी जैसे कि कॉन्सेप्ट स्टोरी, ये भी प्रोसेस का हिस्सा है। उधर बच्चे ने पूछी कि सर स्क्रिप्ट लिखेंगे कैसे, कुछ पहले क्या क्या पता होना चाहिए, वो भी प्रोसेस का हिस्सा है, ये सब स्क्रिप्टिंग का हिस्सा है। जो टिंग जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। अब एक और सवाल यहाँ पे आया बड़ा अच्छा कि स्क्रिप्ट में और स्क्रीन प्ले में क्या अंतर होता है। ये सारी बातें और भी बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे जितना भी संभव है। किसी ने बात की थी यहाँ पे पिक्चर्स, डायलॉग, एक्शन, जो सब कैमरा से शूट किया जा सके। इन्होंने बात की कि अगर इमेजिनेशन नहीं होगा और उस तरह की भाषा नहीं होगी, उस तरह की ज़बान नहीं होगी, उस तरह की इमेजरी नहीं होगी, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। आप कोई और बोलना चाहता था? डिटेल्ड घटनाक्रम विद रेफरेंस ऑफ डायलॉग्स, डिटेल्ड घटनाक्रम, सीन बाय सीन, पूरा का पूरा जो घटना, सीन बाय सीन। स्क्रीन और स्क्रिप्ट में क्या अंतर होता है, किसी ने प्रश्न किया। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये 3 तरह के अवार्ड भारतवर्ष में बांटे जाते हैं, लेकिन ऑस्कर्स में आपने कहीं देखा है ऐसा, या कहीं विदेश के किसी अवार्ड में फंक्शन में आपने देखा है कि डायलॉग का अवार्ड अलग दिया जा रहा हो और स्टोरी का अवार्ड अलग दिया जा रहा हो और स्क्रीन प्ले का डायलॉग अलग दिया जा रहा हो? ऑस्कर में 2 अवार्ड्स होते हैं, एक स्क्रीन प्ले ऑन द ऑलरेडी पब्लिश्ड मटेरियल और एक स्क्रीन प्ले ओरिजिनल। ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन उसमें ये 3 अलग अलग अवार्ड नहीं दिए जाते। उनके पास पैसे की कमी है क्या ऑस्कर वाले बेचारे, इसलिए ऐसा करते हैं कि निपटा दो यार वरना बहुत पैसे लग जाएंगे। तो इसमें क्या आना चाहिए ये तो उन्होंने बताया, कैसे होना चाहिए ये भी उन्होंने बताया। बिना इमेजिनेशन के कैसे स्क्रीन प्ले लिखेंगे आप, बिना इमेजिनेशन के कुछ भी कैसे लिखेंगे आप, कहानी कैसे लिखेंगे बिना इमेजिनेशन के, क्योंकि यू आर नॉट ए न्यूज रिपोर्टर कि मैं राष्ट्रपति भवन के सामने खड़ी हूं, यहां से 3 गाड़ियां अब तक जा चुकी हैं और 4थी गाड़ी आ रही है, प्रधानमंत्री होने वाले नरेंद्र मोदी उसमें बैठे होंगे। मेरा इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं चल रहा है, वरना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और जो सामने हो रहा है वो मैं बता रही हूँ बस। इससे आप कहानीकार नहीं बनते हैं, इससे आप फिल्म मेकर नहीं बन सकते, इससे आप
स्क्रीन राइटर नहीं बन सकते हैं। अब ये गाड़ी निकली है और जिसमें कि होने वाले प्रधानमंत्री बैठे हैं, और ये गाड़ी निकल के गुजरात भवन से मुड़ चुकी है राष्ट्रपति भवन की तरफ, और मैं देख रही हूँ कि अभी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसी है, और अब मैं देख रही हूँ कि फलाने आकर के उन्होंने दरवाजा खोला और होने वाले भारत के प्रधानमंत्री उसमें से निकले। और ये क्या मैं देख रही हूँ कि जहां से नरेंद्र मोदी को निकलना चाहिए था वहां से अटल बिहारी वाजपेयी जी निकले चले आ रहे हैं। ये कैसे हो गया? तो क्या कल तक उनकी बीमारी झूठी थी? क्या वो चुपचाप घर में इसीलिए बैठे हुए थे कि इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनना हो उस दिन मैं सूट पैंट पहन के निकल आऊंगा अपने घर से? वहां से दिस इज द स्टोरी, दिस इज नॉट जस्ट अ रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, बट यू हैव विथ योर इमेजिनेशन ट्विस्टेड समथिंग, given something which was not there, then it becomes interesting. Otherwise तो न्यूज रिपोर्टिंग होगी, उसमें क्या खास बात? यथावत आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया और फिर वहां से आगे कहानी चलेगी, कैसे हुआ, क्या हुआ, कहां से अटल जी उठ गए। और अटल जी ने और एक दिन मोदी को बुला करके 6 साल कहा था कि देखो मैं बीमारी का बहाना करके घर में बैठ जाता हूँ और हिलता रहता हूँ, लोगों को लगेगा मेरी अकल चली गई है, इस प्रकार से तुम चुनाव लड़ लोगे, और जब तुम चुनाव लड़ लोगे तब फिर मैं आ जाऊंगा। तो मुझसे जब दिन सुबह मिलने आओगे ना, पहले गांधी जी के यहाँ जाओगे 8 बजे, फिर 9 बजे मेरे घर आओगे, तब मैं चुपचाप तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाऊंगा पीछे वाले दरवाजे से, और फिर जब प्रधानमंत्री बनने के लिए निकलूंगा तो मैं निकल आऊंगा। वो आखिर सब फ्लैशबैक में सब कहानी बता दी जाएगी, तो एक स्क्रिप्ट आपकी बन जाएगी। इंटरेस्टिंग। एनीवे, सबसे पहली बात तो ये मित्रों कि जिसके लिए हम 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट, ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। ये केवल भारतवर्ष में किन्हीं कारणों से, और क्या कारण है उन पर भी हम आएंगे, कि हमने स्क्रीन प्ले को और स्क्रिप्ट को 2 अलग अलग नामों से पुकारना शुरू कर दिया। स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि कोई एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं नाटक के लिए एक लिखता हूं तो वो भी क्या कहलाती है? स्क्रिप्ट ऑफ द प्ले, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि ये नाटक में क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। तुगलक किले की दीवार के पास आता है, उसको देख के एक सिपाही कहता है, कौन है, रुक जाओ वरना तलवार से सर काट दूंगा। तुगलक हंस के उसकी ओर देखता है और कहता है, सिपाही क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। ओ, उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतेह करने के ख्वाब देखने की उम्र है। मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था पहली बार दौलताबाद आया था और इसी किले की दीवार से, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या होना है? What is the action to happen? That is called the script. That script can be of a play, that script can be of a film. But everything which is final, at least as of right now, उसमें कुछ चीजें improvisations होते रहेंगे, वो अलग बात है। कि हमने लिखा था कि वो रोशनदान से कूद के भागता है, अरे सर रोशनदान तो यहाँ है ही नहीं, ऐसा करो इसको तोड़ो। नहीं तोड़ तो नहीं सकता सर, वो किराए की बिल्डिंग, ऐसे कैसे तोड़? अच्छा चलो इतना बता देते कि खिड़की से कूद के भाग जाता है, चलेगा? हाँ चलेगा, इतना इम्प्रोवाइजेशन अलाउड, लेकिन मूल चीज तो लिखी होगी उसमें कि क्या एक्शन हो रहा है। वी ऑल्सो यूज समटाइम्स स्क्रिप्टिंग अ मर्डर। सुना है आपने? लेट अस स्क्रिप्ट अ परफेक्ट मर्डर। यानी परफेक्ट मर्डर कैसे किया जाना, इसका भी पूरा हम लिख देंगे कि क्या होगा। कि मैं अमित खरबंदा को कहूंगा कि अरे दोस्त बहुत दिनों बाद मिले हो, आओ चलते हैं शाम को एक दारू पीते हैं। और फिर अमित कहेगा हाँ हाँ मैं एक बड़ा अच्छा बार जानता हूँ, मुझे आपको लेकर के जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे मैं बार टेंडर बन के खड़ा रहूँगा और मैं 2 गिलास ले आऊँगा, और अमित वाले गिलास में मैंने ऑलरेडी कुछ लगा दिया होगा, और जब हम शराब डालेंगे आप दोनों में और चीयर्स करके पिएंगे तो पीते ही अमित दौड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग अ मर्डर, बट दैट्स आल्सो कॉल्ड अ स्क्रिप्ट। आज शाम को जो भी होने वाला है राष्ट्रपति भवन में, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, मिनट बाय मिनट। इट्स कॉल्ड द मिनट बाय मिनट व्हेन अ प्रेसिडेंट और अ गवर्नर is involved. So a minute by minute scripting is already done.
पहला स्क्रिप्ट ये होगा, पहली गाड़ी नवाज शरीफ की आएगी, दरवाजा कौन खोलेगा? ये खोलेगा, जाके दरवाजा खोलेगा, लेके कौन जाएगा? ये लेके जाएंगी। कहाँ बैठाएंगे? कुर्सी नंबर 3 पे। जब तक वो कुर्सी पे पहुंच रहेंगे दूसरी गाड़ी पहुंच जाएगी, उसमें कौन होंगे? उसमें अब्दुल गयूम होंगे, वहां से आ रहे हैं, जो मालदीव से आ रहे हैं वो। अच्छा, फिर ये कौन लेके जाएगा? ये लेके जाएगा। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। फिर क्या अंत में किसकी गाड़ी आएगी? मोदी की गाड़ी आएगी। फिर सब लोग खड़े हो जाएंगे, जो नहीं खड़ा होगा उसका, फिर सब लोग खड़े हो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे और फिर कौन आएगा? जैसे ही मोदी आके रुकेंगे, यूं करेंगे, इतने मोदी से राष्ट्रपति जी ऊपर से आ जाएंगे। जैसे राष्ट्रपति आएंगे फिर क्या होगा? जनगण होगा, और क्या होगा? राष्ट्रपति के आते समय और जाते समय, किसी भी महामहिम के आते समय और जाते समय राष्ट्रपति जनगण का होना आवश्यक है। तो तुरंत आगे लोग खड़े जाएंगे जनगण। फिर क्या होगा? फिर राष्ट्रपति आके यूं करेंगे, एवरी मिनट बाय मिनट। कितने बजे? 6 बजने में 56 मिनट पे, 5:56 पे होगा। फिर क्या होगा? 5:57 पे राष्ट्रपति जो 5 लोग आएंगे उनसे जाके हाथ मिलाएंगे। फिर क्या होगा? फिर वो सोनिया गांधी से हाथ मिलाएंगे। फिर क्या होगा? फिर वो बैठ जाएंगे। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। फिर क्या होगा? फिर उनका असिस्टेंट ने कहेगा, महामहिम क्या मुझे शपथ ग्रहण शुरुआत करने की आज्ञा है? वो कहेंगे हाँ आज्ञा है। तो फिर वो जाएंगे, सर आइए, और फिर मोदी खड़े हो जाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे, एक एक माइक दोनों के सामने रख दिए जाएंगे और दोनों के हाथ में कागज दे दिए जाएंगे और फिर वो कहेंगे, मैं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत करता हूँ। तालियां बजेंगी। फिर क्या होगा? फिर मोदी जी सबसे पहले राष्ट्रपति से हाथ मिलाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? फिर वो सबसे पहले सोनिया गांधी के पास जाएंगे और उनसे हाथ मिलाएंगे। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। ऐसे नहीं होगा मोदी सोचेगा क्या कहूँ मैं, इसको ज्यादा प्यार करता हूँ। कुछ नहीं, प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन पहले अपने दुश्मन के पास जाऊंगा जिससे लोग बहुत तालियां बजाएंगे। आज मैं सोनिया जी के पास जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं नहीं आऊंगी। फिर मैं मनमोहन जी के पास जाऊंगा, फिर मैं देवेगौड़ा के पास जाऊंगा, फिर शाम को देखिएगा क्या होगा। फिर मैं यहाँ जाऊंगा, ये मत कहेगा कि तिवारी जी आपने स्क्रिप्ट लिखी। फिर उसके बाद में फिर मैं जाऊंगा और बाहर के लोगों से मिलूंगा। फिर मैं अटल जी के पास जाऊंगा, अपने घर, अडवाणी जी के पास जाऊंगा, अपने घर के आदमी। ठीक बात। तो एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। स्क्रिप्ट हैज बीन रिटन। उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन का चांस नहीं है। कोई एक्सीडेंटली कुछ अगर हो गया कि मोदी जी की माँ जो बीमार है अचानक मान लो ठीक हो गई और उनको लास्ट मिनट पे दौड़ के पहुंचा दिया गया उनको यहाँ पे, अरे मम्मा आ गई, तो शायद वो मम्मी के पास चले जाए, बात अलग है। वैसा होने वाला नहीं है। तो एवरीथिंग हैज बीन स्क्रिप्टेड। ऑल द एक्शन हैज बीन स्क्रिप्टेड, ऑल द डायलॉग हैज बीन स्क्रिप्टेड। So you can murder, you can script a murder, you can script an event, you can script a play. In the same way you can script a film. तो जिसको हम स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट दो अलग अलग शब्द मानते हैं, वो एक ही का पर्यायवाची हैं। वो दोनों एक दूसरे के स्क्रीन प्ले। तो स्क्रीन प्ले भी प्ले की तरह या मर्डर के स्क्रिप्ट की तरह या किसी इवेंट के स्क्रिप्ट की तरह एक स्क्रिप्ट है जो कि आपको एक एक्शनेबल टेक्स्ट देता है, स्क्रीन प्ले। आप जरा वापस चलें कि अगर ये देता है तो ये स्टोरी, स्क्रीन पे डायलॉग, ये कहां से आ गए? 3 अलग अलग। तेरा ये किया तो इतने में क्या हुआ कि डायनासोर ने धम से दुम मारी और तुम्हारा पति को सर पे लगी और मर गया। They have to share these stories. इन्हीं में इमेजिनेशन जिसकी आपने बात की वो भी जुड़ जाता होगा। लेकिन कैसे? मेरा पति पीछे गया ही क्यों? तुम लोग जब उसके सर की तरफ मारे थे तो मेरे पीछे, तो मेरे पति को तुमने तुम की तरफ क्यों भेज दिया? तो बताते हो कि नहीं एक्चुअली तुम्हारा पति बहुत बहादुर था और दुम से 3 लोगों को मार चुका था वो, तो उसने कहा हटो मैं इसकी दुम को काट के लाता हूँ, इसलिए वो चला गया। अच्छा मेरा पति इतना बहादुर था, हाँ अब हम उसकी एक मूर्ति लगाएंगे, उसका नाम भगत सिंह रखेंगे, जो भी। इमेजिनेशन। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ एक फ्लो में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन इमेजिनेशन आ जाता होगा ना, कुछ जो नहीं भी हुआ होगा वो भी आ जाता होगा सुनाने। औरत को भी कहानी सुनानी पड़ती हो। पता है तुम जब गए तो मुन्ने को इतना बुखार आ गया था कि आज मैंने चूल्हा ही नहीं जलाया रोटी बनाने के लिए, रोटी बना बना के मुन्ने के पेट में रख रही थी और वो बन जाती थी, फिर हटा लेती थी। अच्छा, लेकिन तुमको पता है क्या हुआ उससे? क्या हुआ? थोड़ी देर में मुन्ने का बुखार उतर गया। अच्छा, ये कैसे हो गया?
पता नहीं, ऐसा तो नहीं कि रोटी क्योंकि उसमें पानी था आटे में और वो ठंडी होती थी तो इसलिए ठंडक से बुखार उतर गया हो भी सकता। अच्छा चलो एक बार बिना आटे के रख के देते हैं, अगली बार जब आएगा तो खाली कपड़ा डुबो के रख के देते हैं, हाँ बुखार तो उतर गया। क्या बना? सिविलाइजेशन बना। सिविलाइजेशन समझते हैं आपने? एक संस्कृति बनी, एक तहजीब बनी, एक तरीका बना कि ज्यादा बुखार हो तो क्रोसिन मत देना, क्रोसिन बहुत बाद में बनी, कपड़ा रखो ठंडा पानी का तो ठीक हो जाता है। अच्छा, इस कहानियों से ही तो हमारी ऐसी। एक साहब एक दिन थे, वो बैठ के अपने क्लर्क थे कहीं और अपनी जब मालिक इधर उधर देखने लगता था तो वो अपनी डेस्क में से कागज निकालते थे और कुछ छोटी छोटी कहानियां लिखा करते थे। एक दिन उन्होंने आकर के अपनी कहानी कुछ दोस्तों को सुनाई। उनका पता दोस्तों क्या हुआ? क्या हुआ? एक शेर को हिरन दौड़ा रहा था। अच्छा फिर क्या? वो हिरन बहुत तेज भागने लगा, शेर और तेज भागने लगा। फिर क्या हुआ? हिरन और तेज भागा और तेज भागा और तेज भागा और थोड़ी देर में वो हिरन जो था वो लाइट की स्पीड से भी तेज भागने लगा। फिर क्या हुआ? फिर वो हिरन रहा ही नहीं। क्यों? वो हिरन जो था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उनका ऐसा कैसे हो सकता है? उनका ऐसा होता है। और मैंने इसको चंद शब्दों में लिखने की कोशिश की। क्या लिखा जी? मैंने लिखा है E = mc²। यार ये कहानी तो सच है क्या? लग तो सच रही। क्यों? क्योंकि ये देखो ऐसा ऐसा होता है। प्रूफ करके देखो। प्रूफ करने को तो अभी मशीन बनी नहीं, 30 साल लगेंगे, तब बाद में करूंगा। लेकिन तब तक मेरी कहानी तुमको ठीक लग रही कि नहीं लग रही? जिस आधार पे मैं तुमको कहानी सुना रहा हूँ, जिसके आधार कई पुरानी किताबों में मौजूद है। हाँ यार बात तो सही लग रही। ऐसी कहानियों से ही तो सिविलाइजेशन बनता है। तो कहानियां सुनाना तो मनुष्य का पुराना धर्म रहा है। लेकिन कहानी स्क्रीन प्ले नहीं होती है, कहानी स्क्रिप्ट नहीं होती है, कहानी कहानी होती है। आप सब लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ। मैं अगर आपको अपनी सबसे फेवरेट कहानी अगर सुनाऊं, एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। ये आपको बेवकूफी की स्टोरी शायद लग रही होगी, मुझे तो लगान की स्टोरी लग रही है। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, थोड़े पानी को कैसे मनुष्य तक पहुंचाया जाए? अब कौवे ने कोई हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग तो की नहीं, लेकिन उसने अकल लगाई। कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी। यही तो उद्यम था जो करना था। दिस वाज द एंडेवर, अदरवाइज मर जाता कौवा प्यास से। कौवे ने पिया पानी, लगान की हो गई कहानी। लेकिन क्या ये स्क्रीन प्ले है? नहीं। किसी व्यक्ति को बनाना पड़ता था कि यार यहां तक तो मैंने लिख दिया, लेकिन अब क्या बोलेगा क्या एग्जैक्टली है तुमको लिखना, तो केवल रेफरेंस वहां लिख देते। तो इसलिए भारत में ये प्रैक्टिस शुरू हुई और धीरे धीरे भारत में ये प्रैक्टिस एक हिस्सा बन गई हमारे पूरे फिल्म कल्चर का, कि डायलॉग लिखना किसी और का काम है। और दूसरी बात यह थी कि हिंदुस्तानी फिल्में बड़ी वर्बोस हुआ करती थी और हुआ करती हैं कि नहीं हैं, और यहाँ पे थोड़ी बड़बड़ ज्यादा होती है हमारे यहाँ। जिसे कहते हैं हमारे घर में जो कहते हैं कि इसको बक की बीमारी है, बक बक जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ उसको कहते हैं बक की बीमारी। हिंदी फिल्मों में बहुत होती है, भारतीय फिल्मों में बहुत होती है, हिंदी में नहीं, भारतीय फिल्मों में बहुत होती है। तो इस बक की बीमारी हमारे जो समाज में उसके चलते हुए एक अलग आदमी बक बक करने के लिए चाहिए होता है, तो वो डायलॉग राइटर बन गया। और जो घटनाक्रम जिसका आपने जिक्र किया वो लिखने वाला एक अलग व्यक्ति होने लगा। आमतौर से वेस्ट में आपने देखा होगा, ऐसा कभी नहीं होता। कोई वेस्ट की डीवीडी यहाँ इतने पोस्टर लगे, उठा के देख लीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि स्क्रीन प्ले अलग है, डायलॉग अलग है, क्योंकि एक ही व्यक्ति लिखता है। और अगर एक व्यक्ति नहीं लिख सकता तो दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, दोनों के नाम आ जाएंगे। भाषा एक ही है ना, लैंग्वेज तो वो हाँ, और उनके यहाँ जरूरत नहीं थी इसलिए कि क्योंकि वो बहुभाषी देश नहीं थे। हमारे भारत में बहुभाषी, हमारा तो देश था ही नहीं, हमारा तो एक कॉन्टिनेंट था पूरा। एक इस कॉन्टिनेंट में काम करने के लिए
अलग अलग आपको अलग अलग कामों के लिए अलग लोग चाहिए होते थे। और उसमें अक्सर ये होता था, मान लीजिए जैसे तमिल का एग्जाम्पल लें, यहाँ पे हमारे दक्षिण के जो दोस्त हैं वो जरूर जानते होंगे इस बात को कि तमिल में जब फिल्में बनना शुरू हुई, सो तमिल में उन दिनों जब फिल्मों ने बोलना शुरू किया और फिल्में बनना शुरू हुई, तो उन दिनों दो एक लोग ऐसे थे जिनका लेना देना तमिल सिनेमा से नहीं था, जिनका लेना देना तमिल साहित्य से था, तमिल नाटक से था और तमिल राजनीति से था। जिनमें बहुत बड़ा नाम था अन्ना दुरई, who became the chief minister of Tamil Nadu much before Karunanidhi became. And later on, Karunanidhi also in the same mode. Karunanidhi was basically writing for theatre and was a politician in Tamil Nadu. But as a politician, his speech was so good. It is like अगर हम हिंदी वाले लिख रहे हैं और हम अटल बिहारी वाजपेयी के पास जाएं कि सर मेरे डायलॉग आप लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आप सर बोलते हैं इतना बढ़िया। या अगर कोई कहे जी मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिख ली, तो उसका मतलब है कि आप उससे कह सकते हैं कि तुम अपना स्क्रीन प्ले कंपटीशन में भेज रहे हो, अपनी स्क्रिप्ट नहीं भेज रहे हो। इट्स द सेम थिंग। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज पे हम लोग आए, यहां से आगे हम बढ़ते हैं कि अब ये तो हमने मान लिया कि ये तो नॉमेनक्लेचर की बातें थी अभी तक, और नॉमेनक्लेचर से थोड़ी ज्यादा बात थी कहानी में और उसके बीच में, क्योंकि कहानी बहुत तरह से लिखी जा सकती है। कहानी प्रोज में लिखी जा सकती है, कहानी पोएट्री में लिखी जा सकती है। चीज वही है जो हजारों साल से चलती हुई चली आ रही है। चीज वही है, उसमें थोड़े बहुत उसके नियम बदल जाएंगे, लेकिन सिद्धांत नहीं बदलते हैं। You understand the difference between the niyam and the siddhant? The rules and the principles, especially our friends from South, the rules and the principles. He was talking about the principles. The principles are those which are almost eternal. थीम माने उसी दायरे में बात करें, उसी दायरा नहीं है, वो बीज है। बीच दायरा कोई एक ऐसी चीज होती है जो रिस्ट्रिक्ट करती है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करती थी, वो बीज। वो थीम वो चीज है जिस विचार से किसी स्क्रिप्ट की यात्रा शुरू होती है। अब मान लीजिए हम तय कर लेते हैं कि थीम क्या होगी। एक थीम थी, अगर तुम सोचते हो कि तुम किसी के हाथ काट दोगे तो कानून के हाथ तुम पे नहीं उठेंगे, तो तुम गलत सोचते हो। कानून के पैर भी होते हैं और वो पैर जूते भी पहनते हैं और उन जूतों में कांटे भी होते हैं। डोंट थिंक दैट यू कैन डिसआर्म द लॉ। Law has very long arms which sometimes operates from the feet also. So don't mess with the law. Major theme, उसके अंदर सब थीम्स हो सकती हैं, वो एक अलग बात, लेकिन मेजर थीम तो एक पहले बनानी पड़ेगी ना। कोई फिल्म ऐसी सोचने की कोशिश कीजिए, छोटी बड़ी, कि जिसमें कि कोई थीम ना हो, जिसका कोई पर्पस ना हो। वो फिर पागलपना होता है, वो भटकाव होता है। जो जब नीचे आप जाएंगे ना, एक आदमी कंबल ओढ़े हुए यहाँ से वहाँ घूम रहा होगा, उसको पता नहीं है कि कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है, कि रेड लाइट है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही। उसको आप नहीं कहते हैं कि ये जा रहा है, उसको कहते हैं आप ये भटक रहा है। तो आप यहाँ भटकने के लिए तो नहीं आए ना, आप कहीं पहुंचने के लिए आए। तो ये पहुंचना कहाँ है? दिस इज द थीम। थीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीड। उसके बाद में वो बात करते हैं प्लॉट की। थीम तो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन प्लॉट इज द हाउ डज दैट थीम अनफोल्ड। यानी कि फिर चला आया, इतने में फर्श बोलता है क्या हुआ?
अरे ये मोटा वाला वहाँ से चलते हुए आता है, फिर वापस चलता ही रहता है, जब देखो तो मेरी क्या हालत हो रही है पूछो नहीं। इतने में टेबल कहता चुप, तुम्हारी क्या औकात है बोलने की? जब से आया था अपना 100 किलो लेके मेरे को बैठा उसको खरबंदा ने समझाया कि टेबल बैठने के लिए नहीं होती, टूट सकती, लेकिन उसने एक नहीं मानी। कुर्सी बहुत खुश है, चलो मेरे ऊपर नहीं बैठा वरना मेरा पता नहीं क्या क्या है, कैरेक्टर सीधा है। अब कोई झूठ नहीं बोल रहा, सब सही बोल रहे। कौन हंस रहा है? ऐसा बोल रहे तो मेरे बारे में कुर्सी मेज की तरह है। तो ये भी तो एक फिल्म हो सकती है, लेकिन ये भी क्या है, चरित्र है ना। इनके अपने अपने चरित्र हैं, अपने अपने रंग हैं, अपने अपने रूप हैं, अपने अपने चेहरे, अपनी अपनी आवाजें। मेज की आवाज और फर्श की आवाज एक तो नहीं हो, पेंटिंग की आवाज और चेयर की आवाज एक तो नहीं हो। ये चरित्र बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के जरिए कहानी आगे बढ़ती है, वो भले मनुष्य के रूप में हो या किसी और चीज के रूप में। और ऐसा नहीं कि अब ऐसा होने लगा एनिमेशन फिल्म के बनने के बाद से। कठपुतलियों के नाच हमारे देश में बहुत पहले से होते आए। बुनराकू का खेल जापान में हजारों वर्षों से होता है। और अब तो हम लोग, आपको पता ही होगा ये बात, नहीं पता है तो सीख लीजिए इस बात को, कि अब हम लोग जिसको हम कठपुतली का खेल कहते थे, वो अब हम उसको पुतली का खेल नहीं कहते हैं, हम उसको ऑब्जेक्ट थिएटर कहते हैं आजकल। क्योंकि इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट which is animated by either a string or by a hand or by something. In that object it is no more कि कठपुतली किसे कहते हैं? कठपुतली उसे कहते हैं जो राजस्थान में बनती है, उसकी एक दाढ़ी होती है, एक चेहरा होता है, एक फ्रॉक होती है और वो ऐसे ऐसे चलती है। ये जरूरी नहीं है, ये भी तो कठपुतली होती है ना आज की तारीख में। मॉडर्न ऑब्जेक्ट थिएटर में ये भी तो एक ऑब्जेक्ट होता है ना, और ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है जो एनिमेट होकर के कुछ भी करता है। तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है दुनिया में, but it is a character at that time because it has a certain characteristics. चौथा जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं अरस्तु, डिक्शन। डिक्शन के माने वैसे तो कई होते हैं, इंक्लूडिंग बोलने का तरीका, लेकिन डिक्शन से अरस्तु का मतलब था डायलॉग, यानी बोला जब तक कुछ नहीं जाएगा तब तक रंगमंच संभव नहीं होगा। फिल्म भी तब तक संभव नहीं होती मित्रों जब तक कि बोला नहीं जा सकता। आप कहेंगे नहीं नहीं, मैंने तो देखी है, मैंने तो साइलेंट मूवी देखी है, मैंने तो प्रोड्यूसर्स देखी है, मैंने तो पुष्पक देखी है। दे आर मोर एक्सेप्शंस टू द रूल। और सर एक जमाने में तो साइलेंट सिनेमा ही बना करता था, ठीक बात है कि साइलेंट सिनेमा बनता था, तो उसमें भी टाइटल कार्ड्स आते थे जिसमें लिख के आता था बास्टर्ड। अच्छा इसने बास्टर्ड कहा, हमें लग रहा था इसने कुछ और कहा, हमें लग रहा था इसने भगवान का, लेकिन भगवान ने उसे बास्टर्ड कहा, लिख के आ जाता था। जब बोलने की सुविधा नहीं थी, ध्वनि की सुविधा नहीं थी, तब लिख के आ जाता था। लेकिन स्पोकन वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रामा, as it is an important part of the film, whether dialogue spoken by the character or by a title card or by a song in the background in case of let us say पुष्पक। पुष्पक में हो सकता है वो लोग एक दूसरे से कुछ भी ना कह रहे हो, और बीच में डेड बॉडी हो और वो डेड बॉडी के पे चक्कर लगाने के नाम से एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो गाना चल रहा है, तुमको देखा तो ये जाना, सब तो डेड बॉडी को देख के थोड़ी ना गा रहे गाना, एक दूसरे को देख के गा रहे हैं ना। डेड बॉडी से तो कोई कह रहा तुमको देखा तो ये जाना सनम, होता कितना मर जाना सनम, ऐसा तो नहीं गा रहे ना कुछ वापस, एक दूसरे को देख के गा रहे हैं, लेकिन गाना वहां पे उस कमी को पूरा कर रहा है जो कि स्पोकन वर्ड की वहां पे कमी थी। तो ये डिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और थिएटर में तो मित्रों खास करके, जैसे अभी मैंने आपको एक जो कहानी सुनाई थी, अपनी सबसे प्रिय कहानी राजा रानी की और उनकी बेटी की शादी की, उसकी क्या प्रॉब्लम थी? उसकी म्यूजिक की प्रॉब्लम ये थी कि उस म्यूजिक की सुई अटक गई और उसकी जो थी वो गाना हमको ऐसे सुनाई दे रहा था जैसे कि एक मेरे मित्र बड़ा अच्छा सुनाते थे क्या कि
तेरी मेहरबानियाँ तेरी मेहरबानियाँ तेरी मेहरबानियाँ तेरी मेहरबानियाँ तेरी मेहरबानियाँ तेरी मेहरबानियाँ। अभी और गाऊंगा तो जूता फेंकोगे। लूप अटक तो गया। उसकी म्यूजिक जो थी वो लूप अटकने वाली, म्यूजिक बड़ी अच्छी है, सुर तो वही सब लगे हैं, सारे गामा तो वही लगा एग्जैक्टली, जो बहुत सोच समझ के बनाया था नजीम श्रवण, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो स्ट्रक्चर में भी अगर आपने कभी ऐसा बना दिया कि स्ट्रक्चरली संगीत आगे नहीं बढ़ रहा तो बेकार। देयर इज ए म्यूजिक इन द मेकिंग ऑफ दिस ऑल्सो। हम लोग अगर क्रिकेट देखते हैं, एक उसमें वो बन के आते हैं आजकल ग्राफिक्स में टावर, अगर किसी टीम का टावर ऐसा बन गया है कि हर ओवर में मार रहे हैं 11 तो बड़ा बोर सा लगेगा। मजा तभी आता है जब इसमें 2 मारे और उसमें 14 मारे और उसमें 3 मारे और उसमें 10 मारे और उसमें वो जो ग्राफ बनता है ना उसमें एक म्यूजिक होती है बहुत, अगर गौर से सोचो तो। अभी ये हमें तो नहीं सुनाई देती, मुझे भी नहीं सुनाई देती, लेकिन दिखाई तो देती है। उस ओवर की ध्वनि अलग सुनाई देगी आप, ठबाक ठबाक ठबाक, जिसमें 22 रन जाते हैं और जिसमें 2 ही रन जाते हैं, 2 विकेट चले जाते हैं, उस ओवर की ध्वनि अलग सुनाई देगी आप। तो ये म्यूजिक होना बड़ा जरूरी है स्ट्रक्चरिंग में भी, और वो म्यूजिक भी होना जरूरी है जो कि हमको कान से सुनाई देता है, यानी ढिंचक ढिंचक भी बहुत जरूरी है। सर जो कहानी का रिदम एग्जैक्टली, कहानी के रिदम की बात। और आखिरी एलिमेंट जिसकी बात करते हैं एरिस्टोटल, वो है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य बंध, दिखाई क्या दे रहा है। अगर आप ड्रामा पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली लाइन क्या लिखी होती है? अकबर का महल। फिर क्या होता है? एक तुतुहरी बजती है, वादा बामुलाइदा होशियार, जिले सुबानी, सलीम के फादर अकबर बजा रहे हैं। अकबर प्रवेश करते हैं, पीछे पीछे बहुत सारे दरबारी। ये दृश्य बंध सबसे पहले आता है, और जैसे ही कहा गया कि अकबर का दरबार, तो दृश्य बंध में आपको कुछ चीजें नजर आने, मुगल आर्किटेक्चर नजर आने लगा। अकबर का दरबार अकबर के जमाने में कैसा रहता होगा नजर आने लगा। अकबर का दरबार दिल्ली में नहीं था, आगरा में था, ये बात नजर आने लगी। जगह बदल गई ना, पूरी ज्योग्राफी बदल गई, दृश्यबंध विशेष हो गया। अब आगरा है तो ताजमहल भी नजर आएगा, क्यों नहीं? यहाँ अच्छा नहीं था, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो आगरे का मतलब ताजमहल नहीं, फिर क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक्चुअली तो आगरा भी नहीं है, फतेहपुर सीकरी है, वगैरह वगैरह वगैरह, या अकबराबाद वगैरह वगैरह वगैरह। कैसे सारी चीजें विजुअल में आपको, फिल्म जब आप लिखते हैं मित्रों, आप में से कुछ लोग यहाँ स्क्रीन प्ले के भी शायद जो डायरेक्शन वाले लोग हैं, जो रहेंगे कल से मेरे साथ क्लास में, वो लोग तो इस बात को जानते हैं। सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं फिल्म में? पहला शब्द क्या लिखा जाता है? सीन नंबर के बाद में डिस्क्रिप्शन से पहले भी एक चीज लिखी जाती है। कहाँ हो रही, लोकेशन पहला, पहली चीज तो वही लिखी जाती है ना, बिना उसके तो स्क्रिप्ट लिखी नहीं जा सकती। जैसे नाटक में भी मैंने कहा सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? अकबर का दरबार। शेक्सपियर अगर नाटक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक बियाबान, 3 चुड़ैलों का प्रवेश। When shall we three meet again? In hail and storm rain, and early early is done when the battle is lost and won. Where is the place upon the hill to meet with battle?
पहली चीज तो वही लिखा जाएगा ना, एक बियाबान। तो ये स्पेक्टिकल क्या है, ये बड़ा जरूरी है। और नाटक की एक विशेषता ये भी है, नाटक की सर हम लोग बात कर रहे हैं हाँ बेटा। फॉर्मेट की, स्क्रीन प्ले फॉर्मेट की। फॉर्मेट की भी बीच में हमने बात करी, जैसे हम बात कर नहीं रहे उसकी, बात तो एलिमेंट्स ही कर रहे हैं। बीच बीच में हम कई चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने क्रिकेट की भी बात की, तो हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर उसकी बात कर रहे हैं। तो नाटक की विशेषता यह है कि कभी कभी नाटक में आपको दृश्यबद्ध जरूरी नहीं कि आप दिखाएं। नाटक में हो सकता है कि एक सूत्रधार आए और वो कहे, बात है सन 1603, अकबर का बेटा अभी अभी पढ़ के ऑक्सफोर्ड से अकबराबाद को लौटा। कमाल की बात यह कि मित्रों, हजारों साल पहले जिस तरह से एनालाइज किया गया इस चीज को, वो आज भी ट्रू है। और इसलिए क्योंकि ही एनालाइज अ प्रिंसिपल, ही डिड नॉट एनालाइज अ रूल। रूल ऑफ राइटिंग अ स्क्रीन प्ले इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रूल ऑफ राइटिंग अ प्ले। But nevertheless, these are just rules. They are just little things. सिद्धांत जो है वो नहीं बदलते। और हमें एक बार अगर सिद्धांतों में हमारी पकड़ अच्छी हो गई, एक बार हमें गाड़ी चलानी आती है तो अमेरिका में हम दाहिनी तरफ चला लेंगे यार। वो तो रूल है ना सिर्फ कि वहाँ राइट पे चलानी है या लेफ्ट पे चलानी है। 2-4 दिन दिक्कत होगी लेकिन वो रूल है। लेकिन अगर आपको ड्राइविंग ही नहीं आती है कि क्लच किधर किसको कहते हैं और ब्रेक किसे कहते हैं और एक्सीलेटर किसे कहते हैं, तो जरा दिक्कत की बात है। वरना तो दिक्कत क्या है, कार तो वही चलानी है ना। ठीक है, राइट को चलानी, समझ गए। थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो, थोड़े दिनों दिक्कत हो, जिंदगी भर की दिक्कत नहीं होगी। We know the principle of driving. ABC पे गाड़ी चलती है, जिसे कहते हैं एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। थीम को थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे। थीम यानी प्रेमिस, रूट आइडिया, सेंट्रल आइडिया, गोल, एम, पर्पस, फोकस, सब्जेक्ट और द ड्राइविंग फोर्स, कि हम जा कहां रहे हैं। और ये सारी चीजें कोई बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास डिक्शनरी होगी, थिसॉरस होगी, तो सारे मायने आपको वहां लिखे हुए मिल जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि ये मैं ही सीक्रेट एक लेके आया हूं और अभी बुझा दूंगा बस। Just reminders maybe when we go through it. Definitely. Please note it down. And just different names for the same thing. ठीक है बच्चों, कोई चीज में जो समझ में ना आई हो, इसमें प्रेमिस एक ऐसा शब्द है। प्रेमिस एक शब्द है जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग से ताल्लुक रखता है। और प्रेमिस कहते ही थीम के लिए एक दूसरा शब्द है प्रेमिस। व्हाट इज द रूट आइडिया? कई जगह और भी यूज होगा। पर्पस तो हम लोग ढूंढते ही रहते हैं जीवन भर की, पर्पस क्या है हमारे जीवन का। कभी नहीं मिला मुझे तो आपको मिल गया, तो अच्छे हमको बता दीजिएगा। एम क्या है, फोकस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है। एनी प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत? The omnipresence of the theme and the premise in the screenplay, ये एक ऐसा तत्व है जिसके बिना कोई पूरी स्क्रिप्ट की चीज नहीं खेल सकती, क्योंकि जो भी हो रहा है वो इसीलिए ही तो हो रहा है एक स्क्रिप्ट में। कभी कभी मित्रों ऐसा भी होगा, ये भी मैं आपको बताऊं, कि जब आप लिखने लगेंगे और हम लोग लिखने की कोई एक्सरसाइज करेंगे, जो मुझे बताया गया कि कुछ 7-8 डायरेक्शन के स्टूडेंट्स हैं और जो लोगों ने रजिस्टर किया है, उन लोगों के साथ में कल से जब हम मिलेंगे, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे जहाँ आपको लिखना भी पड़े। हम कुछ यहाँ से क्लास से हम कुछ लिख के जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग नहीं भी कल से आ पाएंगे, अभिनय के जो स्टूडेंट्स हैं या दूसरे स्टूडेंट जो यहाँ पे और भी आए हैं, वो भी ये समझ लें
कि कभी कभी हो सकता है कि हम एग्जैक्टली थीम से शुरू ना करें। कभी कभी हम ऐसे किसी चीज से टच्ड हो जाते हैं, उद्वेलित हो जाते हैं, कोई चीज हमको ऐसे छू जाती है। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में एक पिछले दिसंबर में एक रेप की घटना हुई। हो सकता है हम उद्वेलित हो जाए कि नहीं, हमको बस इस पे करना मुझे, इस पे मुझे नाटक बनाना। वहां आप एक घटना से इतने उद्वेलित हुए, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो उस घटना के पीछे क्या है? उस घटना के पीछे थीम ऑलरेडी इमर्ज कर रही है कि एक स्त्री को इस्तेमाल की चीज न समझा जाए, जिसे इस्तेमाल करके बस से बाहर फेंक दिया जाए। स्त्री को पान न समझा जाए कि बस में बैठते समय मुंह में डाला और चबा के खिड़की से थूक दिया। ये थीम ऑलरेडी एम्बेडेड है, लेकिन हमने थीम से शुरू नहीं किया। क्या सोचे थीम? ऐसा सोचते हैं कि स्त्री को ये ना समझा जाए और इस सिलसिले में मुझे कुछ लिखना है, तो भाई सोचते हैं कि कोई कहानी लें। अरे मैंने सुबह का अखबार तो पढ़ा ही नहीं था, उसमें लिखा एक लड़की का रेप हो गया, तो ये भी ठीक लग रहा है इसको। हो सकता है ऐसे ना हो शुरुआत एक घटना से उद्वेलित होकर, लेकिन उस उद्वेलन के पीछे भी एक ऑलरेडी आपके दिमाग में एक थीम इमर्ज कर रही होती है, तभी वो उद्वेलन होता है। भले आप उसको उस तरह से आर्टिकुलेट ना कर पाए। नहीं सर, मैंने तो थीम से नहीं शुरू किया था, मैंने तो न्यूज़पेपर हेडलाइन से शुरू किया। ऑफ कोर्स आपने न्यूज़पेपर हेडलाइन से शुरू किया। ऑफ कोर्स आपने चेतन भगत की नॉवल पढ़ने के बाद में आपने सोचा था, लेकिन चेतन भगत के उपन्यास 3 इडियट्स के अंदर जो तत्व छिपा हुआ है कि भैया अगर तुमने एजुकेशन को रट्टा मार के आगे बढ़ने का रास्ता समझा तो तुमसे बड़ा इडियट कोई नहीं है। रट्टा मारने का नाम एजुकेशन नहीं है। एक जिंदगी में हमेशा एक नया रास्ता खोजना, वो सच्ची एजुकेशन है। एजुकेशन तो जरिया है उस रास्ते पर चलने के। बिल्कुल। और एजुकेशन का यही तरीका होना चाहिए कि हर आदमी को इस चीज के लिए प्रोवोक करे कि तुम जिंदगी में कोई नया रास्ता ढूंढो, बजाय इसके कि एजुकेशन का मतलब यह है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट थंब। इसका नाम एजुकेशन नहीं है, इसका नाम ट्रेनिंग हो सकता है, इसका नाम रेजिमेंटेशन हो सकता है, इसका नाम परेड हो सकता है, इसका नाम एजुकेशन नहीं है। भले हम उसको फिजिकल एजुकेशन क्यों ना कहते हो, इसका नाम पीटी हो सकता है, फिजिकल ट्रेनिंग। एजुकेशन का नाम इसे न दिया जाए। यही तो उसकी थीम थी ना। भले मैंने इस थीम से ना शुरू किया हो, मुझे उपन्यास पढ़ के कहानी अच्छी लगी। जब हम कहते हैं हमको कहानी बहुत अच्छी लगी, उसके पीछे एक वैल्यू होती है जो हमको मिलती है, और वो वैल्यू ही तो थीम होती है। हम हर कहानी जो पढ़ते हैं, एक कौवा प्यासा था, उसके पीछे एक वैल्यू है। यार कौवा कितना इंटेलिजेंट था यार। एक गधे की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार एक गधा कुएं में गिर गया, इसी कौवे का भाई था वो, दूर का, और गांव वालों ने सोचा इसको कैसे निकाला जाए। बहुत कोशिश की, वो नहीं निकलने का, कोई नीचे उतरने को तैयार नहीं था। कुआं बड़ा बेढब सा था कि कोई उतरे, उसको रस्सी बांधे गधे को और फिर ऊपर घसीटे, और उनका छोड़ो यार, मरने तो साला एक गधा ही तो है। तो उनका यार ये धीरे धीरे प्यास से तड़प तड़प के मरेगा, तो ये हम लोगों से देखा नहीं जाएगा। तो उन्होंने थोड़े दिन खाना पीना फेंक देते हैं इसको नीचे। तो कब तक खाना पीना फेंकोगे, साला मरेगा तो ही वहां पे। छोटे में कहना है, लेकिन उसका तत्व क्या है, कहानी का सार तत्व क्या है? सार शब्द जो है हिंदी में कहेंगे प्रोक्रेसी के तौर पे कहेंगे। एक लंबी कहानी का
वो क्या है, लेकिन उसकी थीम क्या है, वो जो है इसी से मतलब जैसे कि सर आपने इसकी मीनिंग अभी नहीं समझ में आई। थीम की नहीं ये जो अभी सेंटेंस था आपका ऑमनीप्रेजेंस मतलब ऑमनीप्रेजेंस का मतलब होता है बेटा नहीं इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग omnipresence of the theme and the premise in the screenplay. ये ऐसी चीजें जो omnipresence का मतलब क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं सर्वव्यापी। व्यापी है वो तो ठीक। ये सर्वव्यापी होती है, यानी इसके बिना कोई भी अगर कोई चीज आ गई ना आपके स्क्रीन प्ले जिसका इससे कोई मतलब नहीं है तो वो फालतू है। जैसे अक्सर हमारे आइटम सॉन्ग आ जाते हैं ना पिक्चर के बीच, वो उसको हटा दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि उसका थीम से कुछ लेना देना नहीं होता, वो केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए आ जाता है वो फालतू है। वो भी एक बात अलग है कि आप कहेंगे नहीं नहीं सर फालतू चीज का भी एक उपयोग है, जैसे कि मिठाई के ऊपर एक सिल्वर का फॉयल लगाया जाता है, कि इसका क्या मतलब है पूरी मिठाई से, कोई स्वाद तो नहीं था जी पहले मुझे चांदी चाटने दीजिए बाद में मिठाई खाऊंगा, ऐसा कोई नहीं करता, कोई स्वाद में एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखने में कुछ फर्क पड़ता है। तो बहुत सी फालतू चीजें भी हमारे मनुष्य के जीवन में आ जाती हैं। अब इतनी गर्मी मैंने ये पहना हुआ, बिल्कुल फालतू चीज है, न इसकी मौसम के हिसाब से आवश्यकता है और न इसकी अकल के हिसाब से आवश्यकता है, लेकिन कुछ ना कुछ बेवकूफी हम सब में होती है। अब आपने जो टी शर्ट पहनी उसके कॉलर सफेद है और बाकी टी शर्ट काली है, क्यों है? इसके बहुत पैसे दिए होंगे आपने अलग कॉलर मतलब खरीदने में, अगर पूरी काली वाली खरीद लेते तो 10-5 रुपए सस्ती होती। ये तो कुछ फालतू चीजें होती है मनुष्यों के जीवन में हम लोगों में, है ना। ये तो बहुत अच्छा है कि प्रतिभा जी ने कान में कुछ नहीं रखा है, हो सकता है इन्होंने नहीं रखा है लेकिन उनके बगल में बैठे उन्होंने रखा है। तो इसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, लेकिन है नहीं नहीं सर इसको पहनने की वजह से तो सुन पा रहे हैं, इसको हटा देंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ये हम मनुष्यों को फालतू चीजों का बहुत शौक है, तो ऐसी फालतू चीजें हम फिल्मों में भी डालते हैं, स्क्रीन पे भी डालते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन थीम का सर्वव्यापी होना बड़ा आवश्यक है। बिना थीम के अगर कोई चीज आ रही है तो फालतू है, उसको हटा दें। ठीक, प्लॉट याद है हम लोग, प्लॉट इज अ chosen navigation through terrain of story when given multiple choices of paths। थोड़ा सा सुनने में ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जब मैंने इनका जिक्र किया था भाई साहब का, कि इनको मैंने भेजा कि जाइए नरेश जी को बुला के लाइए, और यहाँ से निकले बहुत बहादुर व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि आपके एक ही सर और 2 ही हाथ हो, तो भी आप 10 सर और 20 हाथों वाले विलन को मार सकते हैं, अगर आप में सच्चाई है और अच्छी ट्रेनिंग है आपकी, और रोज एक्सरसाइज करते हैं आप सुबह सुबह। तो वो ऐसा कर सकता था कि एक साहब जो है वो जाते हैं धनुष तोड़ देते हैं, और धनुष जब तोड़ने जाते हैं वहां पे रावण नाम का एक आदमी भी मौजूद है, ये तो लिखा हुआ रामायण। वो सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ता है क्योंकि वो शिव जी का धनुष है, इसको छूना नहीं चाहता है, शिव जी की बड़ी वो इज्जत करता है वो आदमी जो 10 सर वाला बैठा है सामने। और उसके बाद में राजा रामचंद्र जी है वो धनुष तोड़ देते हैं और उनकी शादी हो जाती है, तब उसको लगता है 10 सर वाले को कि धनुष तो मैंने नहीं तोड़ा, लेकिन लौड़िया तो अच्छी है, इसको उठा लेता हूँ, और ले जाता वहां से उठा। फिर पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा वो लड़का, अभी अभी शादी हुई थी बेचारे की, ठीक से मिल भी नहीं पाया था, लड़की का मुंह तक नहीं देखा, वो दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचता और वो लंका में घुस जाता, उसको मारता, वापस ले आता। ये रास्ता नहीं अपनाया वाल्मीकि ने, स्टोरी को इंटरेस्टिंग करने के लिए उसने बहुत कुछ बनाया। उसने पहले तो ये बनाया कि जब शादी करके पहुंचते हैं और खबर पहुंचती तो बाप कहते शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं। तब ऋषि कहते सॉरी सॉरी, आपको इसलिए नहीं बताया कि अचानक ये सब हो गया और हमें लगा कि ये तो मेरी डिसीजन थी, लड़के ने नहीं जरूरत थी कि शादी करने की, मैंने कहा था सॉरी सर, मैं सॉरी कह रहा हूँ,
लड़के की वजह से, आपकी लड़के की तरफ से मैं सॉरी कह रहा हूँ। अच्छा ऋषि आपने किया होगा तो कुछ सोच समझ के किया होगा, चलो अच्छा अब तो उसने शादी भी कर ली और मैं तो वैसे भी बुढ़ा बहुत हो चुका हूँ, अब मैं इसको राजपाट दे देता हूँ। हाँ ये हुई ना बात, दे दी राजपाट दे दी। तो मैं अनाउंस कर दूँ कि अब इसकी शादी हो गई, लड़के का बच्चा बड़ा हो गया, और कितना बड़ा होगा, वैसे भी 28 साल का हो गया, 28 वर्ष के थे राम जब उनकी शादी हुई थी भाई देव, तो 27 के थे राम, उस जमाने में ऐसा कहते हैं, बरस 18 की सिया 27 के राम, ये तुलसीदास का कहना है। तो 27 वर्ष का लड़का हो गया, और कितना बड़ा होगा, और अब तो शादी भी हो गई इसको, अब इसको दे दो राजपाट, और मेरी उम्र भी बहुत हो चुकी है, क्योंकि लेट औलादें पैदा हुई थी, मेरे तो पैदा ही नहीं हो रही थी, मुझे पुत्र कामेष्टि योग यज्ञ करवाना पड़ा था, तब कहीं जाके मेरे बच्चे पैदा हुए थे, बड़ी मुश्किल से IVF का मैंने कोर्स किया था, तब जाके बच्चे पैदा हुए थे मेरे, तो इसलिए अब इसको दे दो राजपाट और आराम से रिटायर होके रहेंगे। अब जब राजपाट देने लगते हैं तो उनकी एक रानी बिफर जाती है, तुमने तो कहा था मेरे बेटे को दोगे, अरे तो ये भी तो तुम्हारा है, नहीं वैसा वाला नहीं, मेरा बायोलॉजिकल सन। अरे तो मतलब ठीक है अच्छा तुम ही ले लो, ना ना इतना ही नहीं, इसको निकालो खाने को। अरे क्या कह रही हो, ना ना इसको तुमने मुझे 2 वरदान देने की बात की थी, 3 वरदान जो भी थे, इसको निकालो खाने। तो भैया निकल जाओ तुम घर से। अभी जो आदमी शादी करके आया था बेचारा, हनीमून ठीक से नहीं कर पाया था, और अनाउंसमेंट ये हुआ था कि कल से ये प्रधानमंत्री बनने जा रहा, पता चला अभी अहमदाबाद कोर्ट ने फैसला दे दिया, इनको 3 साल की सजा दी जाती। ये ट्विस्ट आ गया। अच्छा अब जाओ गुरु जंगल पे, अब जंगल में पहुंच गया, जंगल में पहुंच के अपनी कहानी फलाना ढिमकाना ये वो करते कराते, तब जाके वो रावण को कहीं न्यूज मिली वहां से, अरे सामने ही देख रहा था कितनी खूबसूरत औरत थी, तभी ले जाता, पूरी पेपर बर्बाद करा उसने कहानी। ये ट्विस्ट एंड टर्न जो है ना, ये मल्टीपल चॉइसेस। अब विद इन दिस प्लॉट देयर आर मेनी स्मॉल थिंग्स लाइक inciting incidents. Inciting incidences वो होते हैं जिनसे कि प्लॉट की कहानी आगे बढ़ती। जैसे एक छोटा inciting incident क्या हुआ, छोटा मिनी, कि इनसे एक लड़के ने कह दिया कि नरेश जी उनको तो मैंने इधर देखा था बाथरूम की तरफ जाते हैं, बिना उस इंसिडेंस के तो ये उधर नहीं मुड़ते। अब उसने सच कहा था कि झूठ कहा था, उसको भ्रम हुआ था कि सच, पता नहीं। एक छोटा ट्रिगरिंग ऑफ पॉइंट ऑफ अटैक हो गया। बड़ी कहानी में बहुत सारे बीच में छोटे छोटे सब प्लॉट्स होते हैं। अब सब प्लॉट्स जैसे मान लीजिए हम रामायण की बात करें, आप सब लोग जानते हैं कि रामचंद्र जी को पार करनी है नदी, और कहते भाई नाव ले आओ। नाव वाला कहता हम तो नहीं बैठाएंगे, केवट। अरे भाई तुमको पैसे देंगे ना, कपड़े वपड़े नहीं पहने तो ये मत समझो कि पैसे नहीं है, पैसे हैं, हम राजा के बेटे भाई, कैश देंगे तुम। कहते नहीं कैश ना कार्ड में कुछ भी नहीं हुआ। तो वो तो क्या तुम, वो कहते मैं तो पैर आपके धोऊंगा तब। क्यों वो पैर क्यों धोऊंगा? नहीं आपके पैर की धूल लग जाने से अगर पत्थर औरत बन जाता है तो मेरी तो लकड़ी की नाव कुछ और बन जाएगी। अब सुब्रत रॉय सहारा को अगर 1 महीने की कोर्ट वो देता है तो चलो महीने भर के लिए गया अंदर। अभी हमने एक्सपेक्ट किया तो महीने भर बाद जुगाड़ कर ही लेगा, ये तो करोड़पति अरबपति आदमी है, महीने भर में तो सब खरीद खराब के ठीक कर लेगा। कि महीने भर बाद जब फिर कोर्ट कहता 1 महीने के लिए और, अरे ये एक टर्निंग पॉइंट आता है। केजरीवाल 2 दिन के लिए जाते हैं तो लगता है चलो भाई 2 दिन के लिए चलो गया, दिखा रहा है 2 दिन, अगले दिन जज कहता 15 दिन के लिए और। केजरीवाल खुद सोचते हैं टर्निंग पॉइंट कहाँ जाएगा यार। इंटरेस्टिंग। मैंने सोचा से चलूंगा मोदी जी की उसमें जाऊंगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा हूं भाई, क्यों नहीं जाऊंगा। एक टर्निंग पॉइंट आ गया बहुत बड़ा जब जज ने समझाया अब तुम 15 दिन के लिए और जाओ। तो ये टर्निंग पॉइंट बहुत बड़ा होता है कि हर कहानी में आता, और कहानी में नहीं आएगा तो आपकी कहानी कमजोर रह जाएगी,
शोले में टर्निंग पॉइंट कब आता है? बहुत बड़ा, कई टर्निंग पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आता है? जब ये दोनों कहते हैं हमें आपके लिए नहीं लड़ना। तो 3 लोग आए थे, हमने आज डाल के भगा दिए, लेकिन तुम्हारे नहीं लड़ना। तो क्यों नहीं लड़ना? तुम सारे शॉल पहने खड़े रहे वहां पे, और हमारे पास जो थी वो जैकेट भी नहीं थी। ले लो शॉल मेरा। अब समझ में आता, अरे नहीं सॉरी नहीं, तुम शॉल ओढ़ी लो यार, देखने में अच्छा नहीं लग रहा। वो पहले पैसे लेके काम कर रहे थे, बिना पैसों के साथ भी काम नहीं आ गए। अभी टर्निंग पॉइंट आया, इसको फोल्ड बैक करके रखा कहानी स्टोरी टेलर ने। पहले ही कह देता है शुरू में जब वो जय और वीरू आए थे, जय और वीरू तुम मेरे हाथ बंध के लड़ोगे, तो कैसी होती कहानी? पूरी कहानी यही होती। लेकिन इसमें ये by holding back the information, he brings in a big turning point in the characters as well as audiences understanding.